शरद ऋतु पढ़ रहे थे। शरद ऋतु, शरद ऋतु की अवधि कब से कब तक है? अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक अवधि है इसकी। और इसमें हमने कल एक डायग्राम समझा था कि मानसूनी पवनें क्यों आती है, मानसूनी पवनें क्यों लौटती है। फिर से मैं एक बार वापस बता देता हूं, फिर अपने आगे बात करते हैं। ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या लगाती है? इसका एक साल में एक चक्र लगाती है। इस स्थिति में हमें कुछ तारीख पता होनी चाहिए, जिसमें प्रमुख 4 तारीख है जो हमें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी है 4 तारीख? तो एक तारीख है 22 दिसंबर, एक तारीख याद रखनी है हमें 23 सितंबर, एक तारीख हमें याद रखनी है 21 जून, और एक तारीख हमें याद रखनी है 21 मार्च। ये 4 तारीखें हमें जब पता होगी तब हमें सारी बात है वो समझ में आ जाएगी। देख लेते हैं एक बार फिर से। वैसे कल बताया था मैंने कि ये जो पृथ्वी है, एक तो ये पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, इस प्रकार से पृथ्वी का क्या है? झुकाव है ना। और इस झुकाव के अंदर ऐसे ऐसे घूमती है तो दिन रात बनते हैं, और जब सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाती है तब ऋतु बनती है, गर्मी सर्दी बरसात की जो ऋतु है वो बनती है। जब पृथ्वी की स्थिति इस स्थान पर होती है उस दिन तारीख कितनी होती है? 21 मार्च। इस 21 मार्च के दिन सूर्य की किरण है ये बिल्कुल भूमध्य रेखा पर पड़ती है, भूमि के बीचों बीच पड़ती है, इसलिए दिन और रात की अवधि क्या होती है? समान होती है। और इसके बाद में मार्च में अप्रैल के आसपास अपने बसंत ऋतु होती है, तो इसे बोलते हैं बसंत विषु। क्या बोलते हैं? बसंत विषु। फिर हमने आगे बात की थी कि ये पृथ्वी इस प्रकार से आगे चलते चलते 21 जून को कहां पहुंच जाती है? यहां पर पहुंच जाती है। ये स्थिति होती है ऐसे। पहले देखो, पहले क्या स्थिति है? पहले स्थिति है ये भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ रही है, दिन रात की अवधि पूरे विश्व में क्या है? समान है। अब जैसे जैसे ये देखो ऐसे पृथ्वी इधर बढ़ेगी तो सूर्य की किरणें इस भूमध्य रेखा के उत्तर में सीधी पड़ने लगेगी। सूर्य की किरणें इस भूमध्य रेखा के उत्तर में सीधी पड़ने लगेगी, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ने लगेगी। जब सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ेगी, ये भारत है, यहाँ पर सीधी पड़ेगी तो गर्मी बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, तो वायु दाब क्या होगा? कम होगा। और जब ये घूमते घूमते यहाँ पर आ जाती है तब भारत के बीचों बीच, या हम ऐसे कहें कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है इस स्थान पर इधर, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। इधर सबसे बड़ी रात होती है और सबसे छोटा क्या होता है? दिन होता है। यानी कि इस समय यहां से यहां तक का काल है, ये कैसा काल है? गर्मी का काल है। किसका काल है? गर्मी का काल है। अब यही कारण होता है कि जब ये स्थिति बनती है, यहाँ पे गर्मी होती है इस भाग में सर्दी होती है, तब यहाँ तापमान ज्यादा होने के कारण यहाँ वायु दाब कम हो जाता है, वायु हल्की होकर के ऊपर उठ जाती है। और इस वायु दाब को भरने के लिए इस दक्षिणी गोलार्ध से व्यापारिक पवनें हैं वो इस भूमध्य रेखा को पार कर भारत में आती है, जिससे क्या आता है? मानसून आता है ना। और बाद में क्या होता है? 21 जून के बाद में इस रेखा से सूर्य की किरणें वापिस नीचे पड़नी अपने क्या है? इस प्रकार से नीचे पड़ने लगती है, इस प्रकार से ऐसे। अब देखो, अब यह स्थिति आती है तब वापिस यह स्थिति आ जाती है कि सूर्य की किरणें 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ने लगती है यहाँ पर। अब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें वापिस तिरछी पड़ने लग गई, यानी कि गर्मी धीरे धीरे क्या होने लग गई? कम होने लग गई। अपने गर्मी जब कम होगी तब गर्मी इधर बढ़नी शुरू होगी, और जब अपने यहां से इधर की ओर जाएंगे, इधर की ओर जाएंगे तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें इस मकर रेखा पर सीधी पड़ेगी, इस रेखा के ऊपर यहाँ। तो दक्षिणी गोलार्ध में इस भाग में दिन बड़ा होगा, रात क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे गर्मी होगी, और अपने वाले भाग में क्या हो जाएगी? सर्दी हो जाएगी। जब यहाँ पर गर्मी है
यहाँ पर गर्मी है, तापमान ज्यादा है, तापमान ज्यादा होगा तो वायु दाब क्या हो जाएगा, कम होगा। और हमें पता है कि जब यहाँ वायु दाब कम है, यहाँ तापमान ज्यादा है, तब हमारे वाले भाग में तापमान कम है, सर्दी है, दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में। जब हमारे सर्दी है, तापमान कम है, तो वायु भारी होगी, वायु भारी होगी, वायु दाब ज्यादा होगा, और हवा हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलेगी। तो इस 23 सितंबर के बाद में हमारे तो ठंड बढ़ने लगती है, और इस दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी बढ़ने लगती है। गर्मी बढ़ती है तो वहां वायु दाब है वो कम हो जाता है, वायु दाब कम हो जाता है तो अपने इस उत्तरी गोलार्ध से, भारत से जो हवाएं हैं, ये वापिस हवाएं दक्षिणी गोलार्ध के अंदर लौटने लगती है, जिसे लौटता हुआ मानसून बोलते हैं, लौटते हुए मानसून का काल बोलते हैं, मानसून का प्रत्यावर्तन काल बोलते हैं। ये बात हमने कल पढ़ी थी। उसमें कुछ लिखा था क्या हमने? 3 नाम ही लिखे थे या कुछ और भी लिखा था? 3 नाम ही लिखे हैं ना, तो हम उसमें कुछ बात नोट कर लेते हैं। लिखिए आप, 23 सितंबर के बाद, 23 सितंबर के बाद सूर्य की स्थिति धीरे धीरे दक्षिणी गोलार्ध में सीधी हो जाती है, सीधी हो जाती है, जिस कारण दक्षिणी गोलार्ध में तापमान बढ़ने लगता है तथा वायु दाब कम होने लगता है, या निम्न वायु दाब का निर्माण होता है, निम्न वायु दाब का निर्माण होता है। इस समय राजस्थान से मानसूनी पवने वापिस दक्षिणी गोलार्ध की ओर चलने लगती है, दक्षिणी गोलार्ध की ओर चलने लगती है, जिसे मानसून का लौटना कहा जाता है। अब हम एक डायग्राम बना लेंगे, उस डायग्राम से हमारे ये बात समझ में आ जाएगी। नोट कर लिया क्या सभी ने? ये जो अभी आए हैं वो ये वीडियो देख लेना, इससे पीछे वाली, और उसके बाद में लिख लेना।
और जो पहले बैठे उन्होंने तो नोट कर लिया होगा सभी ने। ठीक है, अब एक डायग्राम बनाते हैं अपने। देखो, एक डायग्राम तो मैं पहले आपको बनवा चुका हूं, मैं वो डायग्राम आपको बताता हूं कि जब मानसून अपने आया था तब कैसे आया था। तो तब जब मानसून आया था तब मानसूनी पवनें कैसे चल रही थी, ऐसे चल रही थी, इस प्रकार से। कुल मिला के जो पवनें चल रही थी वो ऐसे चलती है, इस दिशा में चलती है। इसलिए इस मानसून का नाम क्या दिया था, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्यों, क्योंकि ऐसे जब कोई हवा चलती है तब ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये इधर पश्चिम दिशा है, ये पूर्व दिशा है। तो ये हवा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चल रही थी, तब इस मानसून का नाम क्या था, दक्षिणी पश्चिमी मानसून था। ये स्थिति तब थी जब हमारे गर्मी थी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या थी, सर्दी थी, तब ये स्थिति थी। अब स्थिति क्या हो गई है, अब स्थिति बदल गई है पहले से। अब क्या हो गया कि अब हमारे सर्दी बढ़ने लग गई है और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या बढ़ने लग गई है, गर्मी बढ़ने लग गई है। तो अब जो हवा चलेगी वो हवा ऐसे नहीं चलेगी, अब हवाएं इनके विपरीत दिशा में चलेगी। अब ये हवाएं चलेगी ऐसे, ऐसे चलेगी पहले, और उसके बाद में हवाएं कैसे हो जाएगी, इस बंगाल की खाड़ी के ऊपर से ऐसे घूम जाएगी। और जब इस भूमध्य रेखा को पार करेगी ये पवनें, तो पार करने के बाद में हेरल के नियम के अनुसार इन पवनों की दिशा में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले जब ये हवाएं इस भूमध्य रेखा से पहले दक्षिणी गोलार्ध में चल रही थी तब ये कैसे चल रही थी, ऐसे चल रही थी। और जैसे इसने भूमध्य रेखा को क्रॉस किया, इनकी दिशा में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो बिल्कुल वैसा ही परिवर्तन यहां पर होता है, इसे बोलते हैं मानसून का लौटना। मानसून का लौटना या मानसून का प्रत्यावर्तन काल, मानसून का प्रत्यावर्तन काल इसे कहा जाता है। अब देखो भी, ये हवाएं चल रही है, ये लगभग हवाएं कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है। अब इनकी दिशा क्या है, इनकी दिशा देखेंगे तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये इधर पूर्व है, और ये क्या है, इधर पश्चिम है। तो ये हवा चल रही है इधर से इधर की ओर आ रही है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चल रही है हवा। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हवाएं चलती है। तो लिखेंगे हवा की दिशा या पवन की दिशा। तो पवन की दिशा क्या है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर पवनें चलती है। अब इस ऋतु की विशेष बात क्या है, इस ऋतु की विशेष बात है कि इन महीनों में अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो महीना रहता है, इन महीनों में दिन में तापमान ज्यादा होता है, रात को तापमान अचानक से कम हो जाता है। सुबह यानी कि सुबह वाले टाइम क्या पड़ती है, 3 4 5 बजे के आसपास सर्दी पड़ती है, और दिन में पसीना आता है, खूब गर्मी होती है। तो यानी कि एक ही दिन में एक टाइम तापमान ज्यादा होता है और एक टाइम तापमान हिसाब से ज्यादा क्या होता है, कम होता है। यानी कि ऐसी स्थिति बन जाती है कि रात को जो तापमान है वो 15 डिग्री हो जाता है, और दिन में अधिकतम तापमान है वो कितने डिग्री हो जाता है, 45 डिग्री हो जाता है। कितने डिग्री का अंतर आ गया बीच में, 30 डिग्री का अंतर आ गया। कितने डिग्री का अंतर आ गया, 30 डिग्री का अंतर आ गया। यानी कि दैनिक तापांतर इस ऋतु में क्या होता है, ज्यादा होता है। एक दिन के अधिकतम और एक दिन के न्यूनतम तापमान के बीच में अंतर है वो बढ़ जाता है, ज्यादा होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, अपने दैनिक तापांतर बोलते हैं। तो एक बात इसमें हम लिख देंगे कि इस ऋतु में दैनिक तापांतर, इस ऋतु में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। इस ऋतु में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है, इसे बोलते हैं मानसून का लौटना। अब हम अंतिम ऋतु पढ़ते हैं, शीत ऋतु। शीत ऋतु
ये बना लिया सभी ने, बनाओ इसे। इस ऋतु में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है, ये बात वापस बताएं। जैसे मानो कि अब मई महीना चल रहा है, तो मई में सबसे ज्यादा तापमान होता है वो 50 डिग्री हो जाता है, 50 हो जाता है, 52 हो जाता है ना। और सबसे कम तापमान 25 हो जाएगा, या 25 होगा नहीं तो 25 से ऊपर रहेगा, 30 के आसपास रहेगा। सबसे कम 30 है, सुबह सुबह मान लो 30 डिग्री तापमान है, और दोपहर के अंदर कितना तापमान हो गया, 50-52 डिग्री तापमान हो गया। तो दोनों तापमानों के बीच में अंतर कितना आया, 20 डिग्री का अंतर आ गया। सबसे कम 30 है, ऊपर में 50 है, तो 20 डिग्री का अंतर आ गया। फिर हमने देखा कि जैसे अगस्त का महीना है, अगस्त के महीने में तापमान, अधिकतम तापमान है वो 40 डिग्री है, न्यूनतम तापमान है वो 25 डिग्री है। तो तापमान के बीच में अंतर कितना आया, 25 और 40 के बीच में 15 का अंतर आ गया। ऐसे ही जब हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अंदर पहुंचे, तब क्या हुआ कि दिन का तापमान तो, अधिकतम तापमान तो है 45 डिग्री, और जो कम तापमान है वो कम तापमान है 15 डिग्री। सुबह वाले टाइम तो तापमान है 15 डिग्री, और दोपहर के अंदर जब गर्मी होती है एकदम, तब तापमान 40 से 45 डिग्री हो जाता है। तब अंतर कितना आ गया, फिर से ज्यादा आ गया ना। तो ये जो एक दिन के अंदर अधिकतम और न्यूनतम तापमान होता है, उसके बीच का जो अंतर होता है उसे दैनिक तापांतर बोलते हैं। और जितनी भी ऋतु है, इन ऋतुओं में सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर है वो कौन सी ऋतु में रहता है, शरद ऋतु में रहता है, मानसून के लौटने की अवधि में रहता है। ये बात है, आगे समझ में, ठीक है। अब अपने अगली ऋतु पढ़ते हैं, इसके बाद में शीत ऋतु। शीत ऋतु, हाँ, शुष्क शीत ऋतु लिख दीजिए। शुष्क शीत ऋतु, अवधि कब से कब है, मध्य दिसंबर से फरवरी तक, फरवरी के अंत तक जो अवधि है वो कौन सी, शुष्क शीत ऋतु की अवधि है। कड़ाके की जो सर्दी पड़ती है ना, वो इन्हीं महीनों में पड़ती है, दिसंबर के अंत में, जनवरी और फरवरी के अंदर। इसलिए इस ऋतु का नाम है शुष्क शीत ऋतु। अब देखो, अब इस ऋतु में हवा कैसे चलेगी, समझते हैं पहले हवा कैसे चलेगी। तो जैसे ये ग्लोब है, इस ग्लोब पर ये भूमध्य रेखा है, इसमें ये उत्तरी गोलार्ध है इधर वाला, इस उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में इस समय क्या होती है, दिसंबर जनवरी के महीने में सर्दी होती है, और इसी समय इस दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, इस दक्षिणी गोलार्ध में होती है गर्मी। गर्मी होगी तब तापमान क्या होगा,
गर्मी में तापमान ज्यादा होता है। जब तापमान ज्यादा होगा तो वायु गर्म हो जाएगी, गर्म होने के कारण हल्की हो जाएगी, और हल्की होने के कारण उसका जो दाब है वो पृथ्वी पर कम लगेगा। तो वायु दाब कैसा होगा? वायु दाब इस समय कम होगा, निम्न वायु दाब होगा। यहाँ पे सर्दी है तो तापमान कैसा होगा? कम होगा। और वायु दाब कैसा होगा? वायु दाब ज्यादा होगा, क्योंकि तापमान कम होता है तब वायु ठंडी होती है। जब वायु ठंडी होती है तो वायु में भार बढ़ता है। वायु में भार बढ़ता है तो उसका दाब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह के ऊपर लगता है। और इसमें एक नियम क्या काम करता है? नियम काम करता है कि हवा हमेशा, पवन हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलेगी। उच्च वायु दाब कहाँ है? यहाँ है। निम्न वायु दाब कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में। तो पवने पहले ऐसे चलेगी इस भूमध्य रेखा तक, और बाद में ये पवने ऐसे चलेगी। तो हमारे पवन की दिशा क्या होगी? ये उत्तर है, ये पूर्व है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इस समय हमारे हवाएं चलेगी। ठीक है, तो लिखेंगे पवनों की दिशा। पवनों की दिशा, तो पवन की दिशा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर पवनें चलेगी। पहली बात तो हमें यह ध्यान रखनी है। दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि इस ऋतु के अंदर दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी के अंदर शीत ऋतु में कई बार बरसात होती है। उस बरसात को हम क्या बोलते हैं? मावठ बोलते हैं। मावठ कैसे होती है, एक तो वो हमें पता होना चाहिए, और दूसरी बात हमें ये लिखना है कि इस ऋतु में, इस ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को, होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मावठ कहा जाता है। यह रबी की फसल हेतु, यह रबी की फसल हेतु सर्वाधिक लाभकारी होती है। और रबी की फसल के अंदर सबसे ज्यादा जो लाभ मिलता है वो मिलता है गेहूं को। कौन सी फसल को मिलता है? गेहूं को। और गेहूं के बाद में कौन सी फसल को? चना को। क्योंकि जो बारानी क्षेत्र होता है, बारानी क्षेत्र के अंदर क्या बोया जाता है? चना बोया जाता है। और एक बरसात से ही चने की जो पैदावार है वो अच्छी खासी हो जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा फायदा गेहूं को, गेहूं के बाद में फायदा चने को। तो इनको फायदा मिलता है। और मावठ को कहा जाता है अपने गोल्डन ड्रॉप्स, गोल्डन ड्रॉप्स, या इसे कहा जाता है वर्षा की सुनहरी बूंदें। वर्षा की सुनहरी बूंदें कहा जाता है, या गोल्डन ड्रॉप्स ऑफ रेन कहा जाता है। कौन सी फसल के लिए लाभदायक है? तो रबी की फसल के लिए। रबी की फसल में कौन सी फसल के लिए सबसे ज्यादा लाभ? तो 1 नंबर पे गेहूं और 2 नंबर पे चना। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। रबी फसल जानते हो आप? रबी की फसल कौन सी होती है? गेहूं, चना, सरसों, जो बाजरा भी होता है, मूंग। मूंग नहीं होता, यानी कि हम नहीं होता इसमें। देखो, हमें सीधी सी बात याद करनी है। रबी में कितने शब्द है? खरीफ में कितने शब्द है? हाड़ी में कितने शब्द है? 2। हाड़ी यानी कि रबी, खरीफ यानी कि सावणी। हाड़ी सावणी तो याद रहता है। सावन गर्मी में आता है, तो गर्मी में जो फसल बोई जाती है वो सावणी में, और सावणी से 3 शब्द सावणी में और 3 ही खरीफ में। ठीक है। और हाड़ी में 2 शब्द है, गेहूं, चना। ये रबी की फसल है। अब पता है अपने को गेहूं और चना में ही 2 है, रबी में ही 2 शब्द है, और इनके समकालीन कौन सी फसलें बोई जाती है? तो वो सारी की सारी कौन सी फसल है? रबी की फसल है। अब अगली बात हम करें कि ये पश्चिमी विक्षोभ से बरसात होती कैसे है? कहां से आते हैं पश्चिमी विक्षोभ?
है ना। इस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं। ये एक महाद्वीप है, इस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? और अफ्रीका के ऊपर ये यहां पर इस प्रकार से एक महाद्वीप है, इस महाद्वीप का नाम है यूरोप। ये है अफ्रीका। और इसके बाद में ये जो महाद्वीप शुरू होता है, ये महाद्वीप है एशिया। ऐसा ही है कुछ। और यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच में यहां एक सागर है। इस सागर का नाम क्या है? भूमध्य सागर। भूमि के बीच में स्थित होने के कारण इसका नाम क्या है? भूमध्य सागर। यहां पर क्या है, अपने बात करें, अपना जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में जो ये मध्यवर्ती अक्षांश है, इन मध्यवर्ती अक्षांशों के अंदर एक पवन चलती है जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। पश्चिम से किधर चलती है? पूर्व की ओर चलती है। इस पवन को कहा जाता है जेट स्ट्रीम। पवन का नाम क्या है? जेट स्ट्रीम नाम है पवन का। इसकी खोज हुई थी 1945 के अंदर। इसकी खोज कब हुई थी? 1945 में इस पवन की खोज हुई थी, क्योंकि अपने अगस्त 1945 के अंदर जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उस दूसरे विश्व युद्ध के समय यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जापान पर 2 परमाणु बमें गिराए गए थे। जब वो परमाणु बम गिराए गए थे ना, तो उनको गिराते समय जो लड़ाकू विमान गए थे जिनके अंदर ये बम थे, ये बम गिरा के आए थे, उन लड़ाकू विमानों को चलाने वाले पायलटों ने इस पवन के बारे में सबसे पहले बताया था। इसलिए इस पवन का नाम क्या रखा गया? जेट स्ट्रीम। जेट यानी कि लड़ाकू विमान, स्ट्रीम यानी कि तेज चलने वाली हवा। तो उस हवा का नाम क्या रख दिया गया? जेट स्ट्रीम। उन्होंने कहा कि ऊपर वायुमंडल के अंदर पश्चिम से पूर्व की ओर बहुत तेज गति से क्या चलती है? पवन चलती है। ठीक है। और उन पवनों के कारण क्या है, एक समय तो क्या है, लड़ाकू विमान की स्पीड कम हो गई, और एक समय जब हवा उसके पीछे से चल रही थी, तब लड़ाकू विमान और तेज गति से भाग रहा था। जैसे आंधी में साइकिल चलाने वाली बात है कि पीछे से आंधी लगेगी तो साइकिल तेज भागेगी, अगर उसी आंधी के अंदर साइकिल सामने लेके जानी है तो नहीं चलेगी। वो स्थिति हो गई थी उन पायलटों के साथ में। तब उन्होंने कहा कि ऊपर पता नहीं क्या सिस्टम है कि एक टाइम तो जब हम धीरे चला रहे थे तब विमान ज्यादा भाग रहा था, और एक टाइम हम जब भगाने की कोशिश कर रहे थे तब उसकी स्पीड क्या हो रही थी? कम हो रही थी। इस प्रकार इसकी खोज हुई, इसलिए इसे जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। जब ये जेट स्ट्रीम की हवाएं इस भूमध्य सागर के ऊपर से, बीच में कैस्पियन सागर के ऊपर से गुजरती है, यहाँ सागर है कुछ, तो वो आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, और वो आर्द्रता ग्रहण करके अपने पाकिस्तान, भारत के अंदर राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले भाग में शीत ऋतु में बरसात होती है। इसलिए इसे अपने क्या है, शीत ऋतु की वर्षा बोलते हैं, और अपने स्थानीय भाषा में इसे क्या बोल देते हैं? मावठ कहते हैं। और ये मावठ इस प्रकार से होती है। आगे बात सभी के समझ में? वो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है कि जेट स्ट्रीम क्या है, बस हमें थोड़ा पता होना चाहिए सामान्य ज्ञान के लिए भी। जेट स्ट्रीम के कारण, जेट स्ट्रीम किधर चलती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। भूमध्य सागर के ऊपर से आती है तो वो क्या कर लेती है? आर्द्रता ग्रहण कर लेती है, और बाद में वो इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में क्या करती है? बरसात करती है। ये बरसात कौन सी ऋतु में होती है? शीत ऋतु में होती है। इसलिए इसे अपने भारत वाले क्षेत्र में मावठ के नाम से जानते हैं। जो कौन सी फसल के लिए लाभदायक होती है? गेहूं, चना, इनके लिए लाभदायक होती है। ये बात समझ में आ गई सभी के? आगे करते हैं अपने, अगली बात नोट कीजिए, इसके बाद आप ये डायग्राम तो कोई बनाने की आवश्यकता है नहीं, हमें जो बात याद रखनी है वो हमने लिख ली है। एक बात हमें और समझनी है, पहले उस बात को लिख लेते हैं फिर उसे अपने समझ लेंगे। तो लिखेंगे इस ऋतु में, इस ऋतु में राजस्थान में साइबेरियन सार्स, साइबेरियन सार्स आते हैं। इस ऋतु में राजस्थान में साइबेरियन सार्स आते हैं।
देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइबेरिया कहाँ है। तो हम देखें कि जैसे ये भारत है, ये भारत है, भारत के ऊपर क्या है, चीन है, और चीन से ऊपर एक देश है, इस देश का नाम क्या है, रूस। और रूस का जो उत्तरी ध्रुव के पास वाला ऊपर वाला जो उत्तरी भाग है ना, वहां हमेशा बर्फ रहती है, बर्फ से ढका रहता है, ये भाग हमेशा बर्फ रहती है, मानव वहां पर निवास नहीं करता, यहाँ पर सार्स रहते हैं। और साइबेरिया क्षेत्र में रहने के कारण इन सार्सों को किस नाम से जाना जाता है, साइबेरियन सार्स। ये साइबेरियन सार्स, इस ऋतु के अंदर हवा कौन सी चलती है, इस ऋतु के अंदर हवा चलती है उत्तरी पूर्वी पवन चलती है। अभी अपने पढ़ा था कि ऐसे पवन चलती है, इधर पढ़ा था ना, इसमें ऐसे पवन चलती है, तो इसकी दिशा कौन सी, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, तो उत्तर पूर्व से चल रही है। इन उत्तरी पूर्वी पवनों के साथ में साइबेरियन सार्स कहाँ आ जाते हैं, राजस्थान में आ जाते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में साइबेरियन सार्स कौन सी ऋतु में आते हैं, तो शीत ऋतु में आते हैं। सीधा उत्तर कौन सा है, शीत ऋतु, भले सर्द ऋतु है भले शुष्क शीत ऋतु है, दोनों ही उत्तर है उसका। और लौटते कब है, जब हमारे गर्मी पड़ने लगती है, तब हवा उल्टी चलने लगती है, ऐसे चलने लग जाएगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, तब इन पवनों के साथ में ये अपने सार्स है, ये वापस से लौट जाएंगे। पवन जब ऐसे चलेगी तब ये इन पवनों के साथ में साइबेरियन सार्स लौट जाएंगे। यहाँ क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है सर्दी के अंदर, इसलिए वो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ कम ठंड होती है। जब यहाँ पे गर्मी पड़ने लगती है, हवा की दिशा ये होती है, तो वापिस चले जाते हैं। तो कौन सी ऋतु में आते हैं साइबेरियन सार्स, शीत ऋतु में साइबेरियन सार्स आते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है। एक बात और नोट कर देते हैं कि यह, हाँ जी, क्या पक्षी होते हैं, उड़ के आते हैं, पक्षी है, हवा के साथ में उड़कर आते हैं। आपने क्या सोचा कोई हाथी उती होता है, तो लिख दो फिर, यह उत्तरी पूर्वी पवनों के साथ आते हैं तथा गर्मी में दक्षिणी पश्चिमी पवनों के साथ, दक्षिणी पश्चिमी पवनों के साथ पुनः लौट जाते हैं। यह भी थोड़ा सा हम ध्यान रख लेंगे भी, आते कौन सी पवन के साथ है, तो उत्तरी पूर्वी पवन के साथ आते हैं। लौटते कौन सी पवन के साथ है, तो दक्षिणी पश्चिमी पवन के साथ पुनः लौट जाते हैं। अब कुछ और बातें हम नोट करते हैं इसमें, जैसे शीत ऋतु के अंदर सबसे ठंडा स्थान कौन सा होता है, माउंट आबू। लिखिए, राजस्थान का, शीत ऋतु के अकॉर्डिंग बात करने, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान, तो ठंडा स्थान कौन सा है, माउंट आबू। अगर हमसे पूछे कि राजस्थान का सबसे ठंडा जिला इस ऋतु में, राजस्थान का सबसे ठंडा जिला, तो ठंडा जिला कौन सा है, चूरू। राजस्थान का सबसे ठंडा जिला चूरू। इस ऋतु के अंदर राजस्थान में एक झील है जो जम जाती है, कौन सी झील है, नक्की झील। तो हम नोट करेंगे, शीत ऋतु में, शीत ऋतु में जमने वाली राजस्थान की एकमात्र झील, तो कौन सी झील है, नक्की झील। नक्की झील, नक्की झील है, ये जमे जाती है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है, जनवरी। सबसे ठंडा महीना जनवरी।
राजस्थान का सबसे ठंडा महीना जनवरी। नोट कर लिया सभी ने क्या? ये अपने ऋतु कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर कितनी ऋतुएं राजस्थान में? 3। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु, मार्च से मध्य जून तक लू चलती है, जो बरसात होती है उसे क्या बोलते हैं? दोगड़ा बोलते हैं। पवन चलने की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। उसके बाद में वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु मध्य जून से लेकर के सितंबर के अंत तक। पवन की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। बरसात 2 शाखाओं से होती है, एक अरब सागर की शाखा से, एक बंगाल की खाड़ी शाखा से। राजस्थान में सबसे पहले मानसून आता है बांसवाड़ा के अंदर, 14-15 जून के आसपास मानसून आता है, इसलिए मानसून का प्रवेश द्वार राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा को कहा जाता है। सबसे ज्यादा नमी आर्द्रता लेकर के कौन सी शाखा आती है? अरब सागर की शाखा सबसे ज्यादा नमी या आर्द्रता लेकर के आती है, और इस शाखा से सबसे ज्यादा बरसात कौन से स्थान पर होती है? माउंट आबू में होती है। लेकिन अरावली के समानांतर इन पवनों की स्थिति होने के कारण ये हिमाचल प्रदेश की ओर निकल जाती है, राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती। दूसरी शाखा होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? झालावाड़ से प्रवेश करती है, अरावली से टकराती है, अरावली के सारे ऊपर उठती है। जैसे जैसे ऊपर उठती है वैसे वैसे पवनें ठंडी हो जाती है, ठंडी होने के कारण संघनित हो जाती है, संघनित होने के कारण बरसात करती है, और इस शाखा से पूर्वी राजस्थान के अंदर अच्छी बरसात होती है। जैसे ही ये शाखा अरावली को पार करती है, हमारी तरफ पश्चिमी राजस्थान में उतरती है, उतरते समय इन पवनों के तापमान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है, नमी की मात्रा खो देती है गर्म होने के कारण, और बरसात करने में असमर्थ हो जाती है, और वृष्टि छाया प्रदेश का क्या करती है? निर्माण करती है। ये बात हमने पढ़ी थी। सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला झालावाड़, सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, सबसे कम वर्षा वाला स्थान है सम। सम कौन सा स्थान है? सम। और सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। ये बात हमने पढ़ ली थी, ठीक है। इसके बाद में हमने शीत अपने शुष्क नहीं, ये पढ़ा था सर्द ऋतु पढ़ा था, है ना? अक्टूबर से लेकर के मध्य दिसंबर तक। मानसून लौटने की अवधि, मानसून का प्रत्यावर्तन काल, या इसे एक नाम दिया था हमने मीठी सर्दी। और इसमें हमने देखा था कि पवन की दिशा क्या होती है? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर पवनें चलती है। और इस एक नाम और लिखिए आप उसके अंदर, जो हमने लिखा है ना शरद ऋतु, इस शरद ऋतु को कहा जाता है कार्तिक मास की उष्मा। ये पूछ लेते हैं कई बार, कार्तिक मास की उष्मा। कार्तिक मास की उष्मा कौन सी ऋतु को कहा जाता है? शीत ऋतु को नहीं, शरद ऋतु को कहा जाता है। कौन सी ऋतु को कहा जाता है? शरद ऋतु को कहा जाता है, क्योंकि सितंबर के बाद में बरसात राजस्थान में बंद हो जाती है। मध्य सितंबर के बाद में बरसात बंद हो जाती है, बरसात होती नहीं है, उमस ज्यादा होती है, जीवन है कष्टदायी हो जाता है, पसीना ही पसीना आता है, पसीना सूखता नहीं है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इसका एक नाम क्या है? कार्तिक मास की उष्मा, शरद ऋतु को कहा जाता है। और उसके बाद में हमने शीत ऋतु पढ़ी ली है, आज ही पढ़ी है शीत ऋतु। तो ये तो कंप्लीट हुई है राजस्थान की ऋतुएं। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। हेडिंग लगा दीजिए, राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। देखो वर्गीकरण कई है, एक वर्गीकरण नहीं है, हम छोटे छोटे करके 4 वर्गीकरण देखेंगे। कौन कौन से वर्गीकरण हम पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे हम भारत मौसम विभाग का वर्गीकरण, एक हम पढ़ेंगे
प्रोफेसर कोपेन का वर्गीकरण। एक हम पढ़ेंगे प्रोफेसर त्रिवार्था का वर्गीकरण, प्रोफेसर त्रिवार्था का वर्गीकरण। और एक वर्गीकरण हम पढ़ेंगे प्रोफेसर थारनथवेट का वर्गीकरण, प्रोफेसर थारनथवेट का वर्गीकरण। ये 4 वर्गीकरण है। इन 4 वर्गीकरण में से मुझे उम्मीद है कि आपके पेपर में एक तो प्रश्न पक्का ही आएगा, एक नहीं आया तो 2 जरूर आ जाएंगे, नहीं तो एक तो अपना किधर जाना है ही नहीं। 2 भी आ सकते हैं, एक आ सकता है। हो सकता है जलवायु से 2 प्रश्न उठाए, एक कोई ऋतु से उठा ले, एक इन वर्गीकरणों से उठा ले। और अगर किसी को लगता है कि ऋतु का क्या पूछना है, सारों को पता है गर्मी है, सर्दी है, शीत ऋतु है, बरसात की ऋतु है, तो हो सकता है कि वो दोनों प्रश्न ही कहां से उठा ले, इस वर्गीकरण से उठा ले। कौन सा? ये क्या थारनथवेट, ये त्रिवार्था, त्रिवार्था, ये कोपेन। सबसे पहले क्या टाइम है अभी, पढ़ाई क्या टाइम अभी, कितने मिनट है? ठीक है, 7 मिनट पढ़े अभी, ठीक है। लिखो आप भारत मौसम विभाग का वर्गीकरण, भारत मौसम विभाग का वर्गीकरण, भारत मौसम विभाग का वर्गीकरण। अब हमें 4 मैप बनानी है। कितने मैप बनाएंगे हम? 4 मैप बनाएंगे। ये जो 4 वर्गीकरण है इनके 4 मैप बनाएंगे। और मैप आपको कैसे बनाना है? मैप आपको बनाना है राजस्थान के मैप के ऊपर। जो मैप होगा ना राजस्थान का मैप, उसमें जिले होंगे, उन जिलों के अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना है? मैप बनाना है। इसलिए नहीं तो अपने पास कोई डिजिटल बोर्ड है, इस पे बना सकते, और ना अभी आपके पास मैप है कि सारों के पास में कि आप उसके ऊपर मैं कहूं वैसे वैसे आप बना लो। सारों के पास में नहीं है ना, 5-7 के पास में, पीछे वाले बैठे हैं वो कहीं आ जाए, कोई 2-4 दिनों से आ रहे हैं, उनके पास है ही नहीं मैप। किस किस के पास है मैप? कितनों के पास में, बाकियों के पास में मैप नहीं है। टेलीग्राम चैनल कितने लोगों ने ज्वाइन कर रखा है? कोचिंग का टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप का चैनल नहीं बात कर रहा, टेलीग्राम के चैनल की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। बाकियों ने नहीं कर रखा क्या? तो आपको एक तो काम क्या करना है, अधिगम क्लासेज घरसाना नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। इस टेलीग्राम चैनल को क्या करना है? ज्वाइन करना है। आज मैं इसके अंदर 4 मैप डालूंगा। कितने मैप डालेंगे अपने इसमें? 4 मैप डालेंगे, क्योंकि अब जलवायु वर्गीकरण राजस्थान के अंदर 50 जिले। अगर एक वर्गीकरण के अंदर भी हमें एक एक जिले को पढ़े तो हमें 50 जिले पढ़ने पड़ते हैं एक वर्गीकरण में, और 4 वर्गीकरण पढ़े तब हमें कितने जिले पढ़ने पड़ते हैं? 200 जिले पढ़ने पड़ते हैं। या तो ऐसे कि मैं 200 जिले आपको लिखाऊं, आप याद नहीं कर पाओगे। अगर मैं ऐसे लिखा भी दूंगा तो याद नहीं रहेगा आपके। इसलिए हम क्या करेंगे, जो काम करेंगे ना, कौन सा जिला कौन सी जलवायु में आता है, वो किस पे करेंगे काम? हमें मैप के ऊपर काम करेंगे। मैप कैसे बनता है? मैप आज मैं आज ही डाल दूंगा मैप उस टेलीग्राम चैनल के अंदर। आपको करना क्या है कि आज जैसे आपको टाइम मिले घर पे, उन मैप को देख करके बिल्कुल वैसे का वैसा मैप बना के लाना है। फिर अपने उन 4 मैपों को कल हमें समझेंगे कि ये कैसे बना है। भारत मौसम विभाग के वर्गीकरण के अनुसार कौन कौन से प्रकार है, ये प्रकार किए हैं, ये किस आधार पे किए हैं, प्रतिनिधि इसका जिला कौन सा है। ये काम आपको करना है। 4 के 4 मैप में आज इसके अंदर भेज दूंगा, और फिर कल ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। इसको पढ़ने के बाद में इस टॉपिक से हम 10-15 प्रश्न करेंगे। बोर्ड पे प्रश्न लिखेंगे, आपसे पूछेंगे, सामूहिक रूप से उत्तर देने हैं आपको। देखते हैं आप कितनी आपको बात समझ में, ये कौन कौन से प्रश्न आप गलत करते हो। गलत होगा उसको अपने देख लेंगे कि इसे सही कैसे करना है,
और फिर अपने अगला कोई टॉपिक है वो शुरू कर लेंगे। कल इस टॉपिक को अपने कंप्लीट कर लेंगे। तो एक तो क्या लेने हैं आपको, मैप लेने हैं। जिनके पास मैप नहीं है वो मैप लेने हैं अपने राजस्थान के, जो 1-1 रुपए के आते हैं, या 50 पैसे का आता है, 1 रुपए का आता है, 1 रुपए का एक आता है, वो लेना है। ज्यादा बड़ा नहीं लेना, जो छोटे साइज का आता है वही लेना है, कॉपी में चिपक जाए ऐसा मैप लेना है। और उस पे अपने जो मैं 4 मैप आपको भेजूंगा ये कल आपको बना के लाने, इतना काम ही करना है। फिर इसको अपने ये 4 वर्गीकरण अपने देखेंगे। आज इतना करते हैं अपने। आज जो पढ़ा इसमें कुछ पूछना है क्या? नक्की झील सिरोही में, नक्की झील सिरोही में स्थित है। पढ़ लेंगे, जिले भी पढ़ेंगे आगे टॉपिक, तब सारी जिले देखेंगे राजस्थान की।